गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला भाग। ये जैसे कि आपने थंबनेल्स पे देखा, मैं ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और इसके बाद प्रश्न उत्तर भी मैं डिस्कस करूँगा, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ये पार्ट्स वाइज होगा। तो आइए हम शुरू करें। इसका फर्स्ट पार्ट यह है पार्ट 1। ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, हिस्ट्री का पार्ट 1 है ये। तो ये चैप्टर 1 का पहला भाग है, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये राष्ट्रवाद होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है कि एक ऐसी भावना जिसमें कि लोग आपस में एक दूसरे से सहयोग के लिए जुड़ते हैं। किस आधार पर जुड़ते हैं? या तो जाति के आधार पर जुड़ते हैं, या कल्चर यानी कि संस्कृति के आधार पर जुड़ते हैं, भाषा के आधार पर जुड़ते हैं, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जोड़ते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जन भावना का विकास करते हैं। तो उस भावना को ही राष्ट्रवाद कहा गया है। अब जब बात आती है यूरोप में राष्ट्रवाद की, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रवाद यूरोप से पहले भी कहीं भी हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि संभवतः यूरोप से पहले अमेरिका में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जिसके तहत अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था। तो लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद हुआ। तो आइए हम इसको देखें। तो इसकी जो शुरुआत है, इसमें इस चैप्टर के शुरुआत में ही एक फ्रेडरिक सोरियो है, ये एक कलाकार है, एक चित्रकार है, फ्रांसीसी कलाकार है। इन्होंने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई, यानी कि एक श्रृंखला बनाई, सीरीज बनाई। कब? 1848 में। इसमें इन्होंने अपने सपनों का एक संसार बनाया, यानी कि अगर उनके शब्दों में कहें तो यह जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक मतलब जन मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता के शासन के द्वारा ये बना हुआ था और सामाजिक गणतंत्र पर आधारित था ये। इसका जो पहला चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के यानी कि वो जो मूर्ति है उसके एक हाथ में ज्ञान के उदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि निरंकुश आखिर होता क्या है। निरंकुश, निह अंकुश, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश ना हो, पाबंदी ना हो, यानी कि निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता या पर किसी प्रकार का कोई अंकुश यानी किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। और ये जो कल्पना थी, इस कल्पना को यूटोपिया कहा जाता है, यानी कल्पना दर्श कहा गया है। यूटोपिया एक ऐसी भावना होती है जिसमें कि ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है जो कि लगभग होना अनिश्चित हो, बिल्कुल होने की संभावना ना के बराबर हो। अब ये इसके अगर बात करें कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति कैसे राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यानी कि उसको जो
सामने लाया गया वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ इसकी अभिव्यक्ति हुई, यानी कि ये प्रकट हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि प्रभुसत्ता क्या है, प्रभुसत्ता क्या होती है, प्रभुसत्ता हम किसे कहते हैं। प्रभुसत्ता मतलब हर तरीके से फैसला लेने का जो अधिकार होता है, जो भावना होती है, उसको प्रभुसत्ता कहते हैं। तो ये प्रभुसत्ता क्या हुआ कि ये राजतंत्र से निकलकर, यानी कि राजा का जो शासन था, मोनार्की सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वहाँ से निकलकर ये फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, यानी ट्रांसफर हो गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे, यानी कि उसका भविष्य निर्धारित करेंगे। 19वीं सदी के दौरान, यानी कि 19वीं सदी के समय में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़े परिवर्तन ला दिए थे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर राष्ट्र राज्य होता क्या है। राष्ट्र राज्य को भी हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। राष्ट्र राज्य वह राज्य है जो राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला देती है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्र राज्य को बताया गया है कि राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना होती थी। अब राष्ट्रवाद के उदय जो हुए उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा, तो उसके पीछे मुख्य रूप से ये 4 कारण हैं। ये 4 कारण है। पहला है निरंकुश शासन व्यवस्था। देखिए, जब आप किसी को भी काफ़ी हद तक दमन करते हैं, किसी को भी दबा के रखते हैं, तो उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और वो क्रांति करते हैं। और उदारवादी विचारों का प्रसार, यानी कि उदारवादी विचारधारा जो है ना उनके बीच फैली। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया गया। अब इसके बात अगर हम करें तो इसमें जो है ना 2 विचारधारा थी। एक थी पितृभूमि जिसको ला पेट्री और नागरिक ले सिटियन जैसे विचारों पे बल दिया गया। एक झंडा अपनाया गया, यानी द ट्राई कलर, यानी कि तिरंगा झंडा। और जो पहले राजध्वज था उसको हटा दिया गया। तो ये सब बातें हुई, यानी कि समानता का अधिकार हुआ। और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद अगर बात करें कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, वो अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद अगर बात करें हम तो उसके बाद 1815 में वियना की 1814 में नेपोलियन का पतन होता है और 1815 में वियना की संधि, यानी कि वियना शांति संधि होती है। फिर उसके बाद 1848 में फ्रांस में क्रांति होती है उदारवादियों के द्वारा। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर, किसान की बगावत, मध्य वर्ग संविधान इत्यादि ये सब होते हैं। और उसके बाद राष्ट्र राज्यों की मांग किया जाता है 1848 में। और 1859 से 1871 की अगर बात करें, इस अवधि में इटली का एकीकरण हुआ और फिर हुआ जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। तो इसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो अब आगे देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, जिसको राष्ट्रवाद कहा गया है, तो सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में
19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, शुरुआती दशक 19वीं सदी के शुरुआती दशक का मतलब क्या हुआ कि 1801 से 1810 का जो समय है इसको शुरुआती दशक कहते हैं 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी कब से शुरू होती है? 1801 से कहाँ तक? 1900 तक। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के से काफ़ी करीब थे। अब फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद के आने के तरफ क्या कारण थे, इसमें देखते हैं कि संविधान पर आधारित शासन हुआ। इसका प्रभाव यह था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार इसमें प्रभावशाली हुए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। नेशनल असेंबली का गठन किया गया और आंतरिक आयात निर्यात का जो शुल्क था वो समाप्त कर दिया गया और माप तौल की व्यवस्थाएं जो अलग अलग थी उसको एक कर दी गई। जैसे कि अगर बात करेंगे इसमें आपकी एनसीईआरटी किताब में दी हुई है कि पहले क्या था कि जैसे कि आप अगर मेंज में लेते हो कुछ तो वो एक अगर फ्रैंकफर्ट में आपने एक एल कपड़ा खरीदा तो एक एल की माप अगर फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर है तो वही मेंज में 55.1 सेंटीमीटर होता था और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होता था और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होता था, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। अब अगर हम इसमें देखें तो फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। और आगे की अगर हम बात करें तो 1804 की नागरिक संहिता जो थी उसमें क्या क्या बातें थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया उसके तहत, उसको हम समझते हैं। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार कुछ लोगों को मिले हुए थे, उसको वो समाप्त कर दिया गया। कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल यानी कि आसान बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से किसानों को मुक्ति दी गई, यानी कि जागीरदारी जो टैक्स थे, जो कर थे, उनसे उन्हें छूट दी गई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। उदारवादी राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो उदारवादी राष्ट्रवाद को हम दो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो वो 6 हैं। पहला क्या है? सहमति पर आधारित सरकार का गठन की मांग की गई थी और जो कि बाद में किया भी गया। और संविधान आधारित शासन व्यवस्था अपनाया गया। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित शासन व्यवस्था, विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। और कानून के समक्ष यानी कानून के सामने समानता की बात की गई। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। मताधिकार का समर्थन सिर्फ जो पूंजीपति जो थे पुरुष वर्ग उन्हीं को मताधिकार दिया गया था। और अगर आर्थिक उदारवाद की बात करें तो उसमें मुक्त बाजार की व्यवस्था की गई। मुक्त बाजार के अंतर्गत जो आंतरिक निर्यात, आयात और निर्यात था उसको कर मुक्त किया गया। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों को हटा दिया गया। 1815 के उपरांत यानी कि उसके बाद यूरोप में रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद है एक राजनीतिक दर्शन यानी कि एक फिलोसफी है, एक सिद्धांत है जिसमें कि परंपरा या पहले से जो चले हुए रीति रिवाज होते हैं जो धीरे धीरे अचानक से बदलाव को छोड़ के वो क्रमिक विकास यानी कि धीरे धीरे वो चलने पे जोर देते हैं। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव फिर से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया और अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप यानी कि उसके अनुसार रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया।
इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया और इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया और इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब हम आगे जान लेते हैं कि जो 1815 की वियना संधि हुई थी उसकी क्या विशेषताएं थी, और उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये ड्यूक मेटरनिख थे कौन। तो ड्यूक मेटरनिख की बात अगर करें तो इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चांसलर किसे कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे जो प्रमुख होता था उसको चांसलर कहते थे। चांसलर यानी कि कुलाधिपति, उसको हिंदी में आप कह सकते हो। तो वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप की पुनर्रचना यानी कि फिर से रचना करने में एवं पुराने राजतंत्र यानी कि रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अब हम जानते हैं यहाँ कि 1815 की जो वियना संधि हुई थी उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु यानी कि रोक के लिए नए राज्यों की स्थापना की गई। अब एक है यहाँ जोसेफ मैत्सिनी, यहाँ पे जोसेपी लिखा हुआ है, ये गलत है, यह है जोसेफ मैत्सिनी। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय के बाद यह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। एक गुप्त संगठन था, उसके ये सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में उन्होंने किया यंग इटली, मार्सेई में उन्होंने किया यंग इटली, और दूसरा बर्न में था यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया और इसी पे मेटरनिख ने उन्हें कहा था सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें अभी तक समझ में आई होंगी। या अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसके भाग 2 में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।